हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर ऑडकास्ट शो। और आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है। यार 10th के बाद क्या? साइंस लेनी है, कॉमर्स में पैसा है, या ह्यूमैनिटीज एक्चुअली कूल है? बिल्कुल। और ये सवाल जितना डरावना लगता है उतना है नहीं, स्पेशली अब 2026 में। हाँ, पर कंफ्यूजन तो बहुत होता है। होता है। मैं पिछले 20 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं और मैंने देखा है कि सही जानकारी से ये कंफ्यूजन आसानी से दूर हो सकता है। तो आज हम यही करने वाले हैं। एग्जैक्टली। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, सारे मिथ्स तोड़ेंगे और एक क्लियर रोड मैप तैयार करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। मैंने सुना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी EEP के आने के बाद अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की वो पुरानी दीवारें टूट रही हैं। क्या ये सच है? मतलब क्या मैं फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी पढ़ सकती हूँ? ये बिल्कुल सच है और यही NEP का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, हाँ। पुराना 10+2 का ढांचा अब 5+3+3+4 के फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क में बदल गया है। ओके, ये 5+3+3+4 वाला सिस्टम। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि वो जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे वो खत्म हो रहे हैं। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं रहे अब। नहीं, अब कोई भी स्टूडेंट अपनी पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकता है, जैसे अकाउंटेंसी के साथ म्यूजिक वाओ, या हिस्ट्री के साथ कोडिंग। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? इसके पीछे मकसद है एक T-शेप्ड प्रोफाइल बनाना। T-शेप्ड प्रोफाइल, ये क्या होता है? इमेजिन द लेटर T। उसका जो वर्टिकल लंबा हिस्सा है वो है आपकी एक सब्जेक्ट में डीप नॉलेज। ओके। और जो ऊपर का हॉरिजॉन्टल चौड़ा हिस्सा है वो है बाकी अलग अलग फील्ड्स की अच्छी खासी समझ। गॉट इट। तो एक चीज में एक्सपर्ट और बाकी चीजों की जनरल नॉलेज। प्रिसाइसली। और इसी से जुड़ा है वोकेशनल एजुकेशन यानी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। राइट। मैंने पढ़ा था कि कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजें अब स्कूल में ही सिखाई जाएंगी। हाँ, और अब वो क्लास 6 से ही करिकुलम का हिस्सा बन रही हैं। क्लास 6 से? दैट्स अमेजिंग। तो सोचिए, 11th तक आते आते एक स्टूडेंट के पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल स्किल भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि PCM, कॉमर्स और आर्ट्स अब पुराने हो गए या वो अब भी रेलेवेंट है? रेलेवेंट तो है, बिल्कुल है, लेकिन उनका रूप बदल गया है। कैसे? अब वो सिर्फ एक रास्ते की तरह नहीं बल्कि एक हाईवे की तरह, जहां से कई छोटी छोटी गलियां निकलती हैं। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। साइंस से शुरू करते हैं। श्योर। साइंस यानी PCM या PCB, ये सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल का गेटवे नहीं है अब। हाँ, पहले तो बस यही दो ऑप्शंस दिमाग में आते थे। राइट। पर अब ये डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रास्ता भी खोलता है। एक फिजिक्स का स्टूडेंट अब डेटा साइंस एज अ सब्जेक्ट ले सकता है। और कॉमर्स, उसमें क्या बदलाव आए हैं? कॉमर्स भी अब सिर्फ CA या CS नहीं है। अब इसमें डेटा एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स जुड़ गए हैं। डेटा यहाँ भी इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत जरूरी। इनफैक्ट फाइनेंस में टॉप पर जाने के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सारा खेल अब एल्गोरिदम्स का है। राइट। और अब आते हैं उस स्ट्रीम पर जिसको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता था, ह्यूमैनिटीज। द सो कॉल्ड बैकअप प्लान। एग्जैक्टली। बट आई हैव हर्ड कि अब ये एक पावर मूव है। ये टर्म मुझे बहुत कूल लगा। बिल्कुल है। ये बैकअप प्लान या इजी स्ट्रीम बिल्कुल नहीं है। ये लॉ, सिविल सर्विसेज यानी UPSC, साइकोलॉजी और डिजाइन जैसे हाई इम्पैक्ट करियर के लिए एक पावर मूव है। ऐसा क्यों? क्योंकि NEP भी इन सब्जेक्ट से मिलने वाली सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन पर बहुत जोर देती है। मतलब एनालिसिस करना और अपनी बात को अच्छे से रखना। एग्जैक्टली। एक टेक कंपनी का HR हेड कहता है कि हम कोडिंग सिखा सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, और वो ह्यूमैनिटीज सिखाती हैं। वाओ, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। यही तो। बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी भी वहीं का वहीं है। कौन सा? इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बीच का फर्क। जैसे मुझे ग्रेज एनाटॉमी देखना बहुत पसंद है, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे PCB ले लेनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इंटरेस्ट है जो करना आपको पसंद है, और एप्टीट्यूड है जो आप आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करें? इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, वेन डायग्राम मेथड। ओके। 3 सर्कल्स बनाओ, एक दूसरे को काटते हुए। पहले में लिखो आप किस चीज में अच्छे हैं, ये आपका एप्टीट्यूड है। ठीक है। दूसरे में आपको क्या करना पसंद है, ये आपका इंटरेस्ट है।
और तीसरे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया किस चीज के लिए पैसे देगी, यानी मार्केट डिमांड। अच्छा। जहां ये तीनों मिलते हैं, वो स्वीट स्पॉट, वही आपका आइडियल रास्ता है। That's actually a very practical way to look at it. तो follow your passion वाली एडवाइस काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पैशन फॉलो करो जैसी वेग सलाह से बचना चाहिए। कॉन्क्रीट कदम उठाओ। जैसे कि? जैसे पिछले 3 साल के अपने मैथ के स्कोर्स को एनालाइज करो। क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है या वो एक बोझ लगता है? राइट, खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछने हैं। एग्जैक्टली। कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट्स जैसे हॉलैंड कोड या मल्टीपल इंटेलिजेंस मैपिंग भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, पर उन्हें आखिरी फैसला मत समझो। वो बस एक गाइड की तरह है। यस, जीपीएस की तरह, जो रास्ता दिखा सकता है, पर गाड़ी आपको ही चलानी है। तो ये सब सोचना कब शुरू करना चाहिए? 10th के रिजल्ट के बाद? बिल्कुल नहीं। रिजल्ट के बाद फैसला करना पैनिक बाइंग जैसा है। पैनिक बाइंग? हाँ, जो मिला वो ले लिया। रिसर्च बताती है कि करियर एक्सप्लोरेशन के लिए क्लास 9 एक क्रिटिकल विंडो या गोल्डन एज है। क्लास 9? इतनी जल्दी? सुनने में लगता है, पर साइकोलॉजी कहती है कि 13 से 15 साल की उम्र में क्यूरियोसिटी पीक पर होती है और बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर कम। ये बेस्ट टाइम है एक्सप्लोर करने का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब एक और प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जल्दी कमाना शुरू करना चाहते हैं। क्या 10th के बाद ऐसे रास्ते हैं जो रिस्पेक्टेबल भी हों और अच्छी इनकम भी दें? हाँ, और ये सेकेंडरी ऑप्शंस नहीं, बल्कि हाई ग्रोथ करियर पाथ्स हैं। जैसे कि? सबसे पहले डिप्लोमा कोर्सेज यानी पॉलीटेक्निक। ये 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। इसके बाद क्या स्कोप है? इसके बाद जूनियर इंजीनियर की जॉब मिलती है और बीटेक के सेकेंड ईयर में सीधे एडमिशन भी मिल सकता है। तो अर्न एंड लर्न वाला मॉडल पॉसिबल है? बिल्कुल। दूसरा बड़ा ऑप्शन है ITI या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 6 महीने से 2 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग है। जैसे ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस में ITI करके 6 महीने के अंदर 15,000 से 25,000 रुपए महीने तक की जॉब मिल सकती है। वाओ, दैट्स क्विक। और इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर जैसे ट्रेड्स की हमेशा डिमांड रहती है। टेक्नोलॉजी से अलग और क्या ऑप्शंस हैं? डिजिटल स्किल्स, आजकल इनकी बहुत डिमांड है। ग्राफिक डिजाइन, UI, UX, SEO या कोडिंग में सर्टिफिकेशन करके फ्रीलांस काम शुरू किया जा सकता है। अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। एग्जैक्टली। और एक और फील्ड है पैरामेडिकल कोर्सेज। नर्सिंग असिस्टेंट या एक्सरे टेक्नीशियन जैसे शॉर्ट टर्म डिप्लोमा। हेल्थ सेक्टर में इनकी जरूरत हमेशा रहती है। तो ऐसा नहीं है कि 10th के बाद ऑप्शंस कम है? बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा मॉडल है अर्न एंड लर्न। काम के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी पढ़ाई जारी रखना। आज की बातचीत से मेरा गोल्डन नगेट ये है, सिर्फ इसलिए कोई स्ट्रीम मत चुनो क्योंकि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड वो चुन रहा है। एकदम सही। आपका रास्ता आपका अपना है। आई थिंक आज जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई वो ये है कि सब्जेक्ट्स रटने से ज्यादा जरूरी ये है जानना कि आपका वाइब और एप्टीट्यूड किस तरफ है। इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, नॉट अ रेस फॉर मार्क्स। सो गाइस, अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी भी PCM वर्सेस कॉमर्स के चक्कर में फंसे हुए हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन लिसनिंग। योर फ्यूचर इज ब्राइट। जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, आपका T-शेप्ड प्रोफाइल कैसा दिखेगा? एक कोर सब्जेक्ट की गहराई और उसके साथ कौन से 2-3 स्किल्स का कॉम्बिनेशन आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएगा? इस पर जरूर सोचिए।